साल 2022 के लिए आयोजित पद्म अलंकरण समारोह के पहले चरण में 64 शख्सियतों को सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर संसद भवन परिसर में विजेताओं का सांसदों के साथ संवाद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरिद्वार दौरे पर साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकंसिलिएशन का किया उद्घाटन। कहा, संस्थान का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाना। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों की समीक्षा के साथ कई कार्य योजनाओं पर बनी सहमति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दिल्ली के 7 अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को मुफ्त मिलेगा खाना। ओम बिरला ने प्रसादम रथों को दिखाई हरी झंडी। जल्द अस्पतालों, बसों और रेलवे स्टेशनों में भी होगी ये सुविधा। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि। जयंती के मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में 64 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। समारोह में 2 को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 54 को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया। इस साल कुल 128 व्यक्तियों को इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। अलंकरण समारोह का दूसरा चरण 28 मार्च को आयोजित किया जाएगा। साल 2022 के लिए आयोजित पद्म अलंकरण समारोह के पहले चरण में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 64 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। समारोह में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का प्रशस्ति पत्र उनकी बेटी कृतिका और तारिणी ने राष्ट्रपति के हाथों प्राप्त किया। तो वहीं राधेश्याम खेमका का पुरस्कार उनके पुत्र कृष्ण कुमार ने राष्ट्रपति के हाथों प्राप्त किया। पद्म भूषण पाने वालों में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बाबा मरणोपरांत, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, कोविशील्ड टीके की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख साइरस पूनावाला और अन्य लोग शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। स्वामी शिवानंद पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों में 126 साल के स्वामी शिवानंद भी हैं, जो पुरस्कार लेने जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो गए। शिवानंद के ये भाव देखकर प्रधानमंत्री भी अपनी कुर्सी से उठकर उनके सामने झुक गए। स्वामी शिवानंद को भारतीय जीवन पद्धति और योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सामाजिक तौर पर उल्लेखनीय कार्यों के लिए ऐसी कई शख्सियतों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस साल दिए जाने वाले 128 पद्म पुरस्कारों में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें 34 महिलाएं हैं। इसके अलावा 13 लोगों के मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर संसद भवन परिसर में संसद सदस्यों के लाभ के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों से अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों के बीच जागरूकता लाना रहा। साथ ही पद्म पुरस्कार विजेताओं को उनकी सालों की कड़ी मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना भी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के जनप्रतिनिधि के रूप में सभी सांसद सामाजिक राजनीतिक कार्यकलापों को लेकर विजेताओं की उपलब्धियों और उनकी चुनौतियों से सीख ले सकते हैं। पद्म पुरस्कार के रूप में आपने जो सेवाएं दी, जो उत्कृष्ट कार्य किए, जिन उत्कृष्ट कार्यों से समाज में एक व्यापक परिवर्तन भी हुआ, समाज को एक दिशा मिली,
उस किए गए कार्य को किस तरीके से हमारे संसद सदस्य भी आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपके किए गए कार्यों से सामाजिक आर्थिक बदलाव और विशेष रूप से आपके जीवन पर समझना चाहते हैं, आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं, आपके किए गए उत्कृष्ट कार्यों को से जो बदलाव हुआ उसकी समझ, उनके अनुभवों को प्राप्त कर वह भी अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरीके के सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी जनता की बेहतरी के लिए काम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जनता की समस्याओं को संसद में उठाते हैं ताकि व्यापक नीतियां बनाई जा सके, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन हो ताकि समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति का भी कल्याण हो सके। माननीय संसद सदस्य मानवीय संवेदना के साथ काम करते हैं। जहां उनका अपने अपने क्षेत्र के अंदर, तमाम क्षेत्रों के अंदर जहां सामाजिक सेवा के माध्यम से बदलाव के लिए भी उनकी भूमिका रहती है, देश में कानून बनाने, कानून से लोगों के जीवन में बदलाव आना, उनकी स्थितियों में परिवर्तन आना, उनको अधिकार भी मिलना, कर्तव्यों की भावना भी आना, एक संवैधानिक दायित्व भी निभाते हैं और सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि वही होता है जो सामाजिक कार्य को सबसे प्रथम में रखे। और मैं जितना जानता हूं, मैं ये अनुभव के साथ कह सकता हूं कि मेरे सभी माननीय संसद सदस्य इसी संवेदना के साथ काम करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भरोसा जताया कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवों की प्रस्तुति सभी जनप्रतिनिधियों में दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और प्रेरणा की भावना जागृत करेगी। भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। ऐतिहासिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच के संबंध को और गहरा करने के लिए कई कार्य योजनाओं पर सहमति बनी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइबर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। हम जैसे समान मूल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती टेक्नोलॉजी में उचित वैश्विक मापदंड अपनाए जाएं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तीर्थ नगरी हरिद्वार के दौरे पर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकंसिलिएशन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान के निर्माण का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सद्भाव, समन्वय और बेहतर संबंध बनाए रखना है।
इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग धर्म, जाति और राष्ट्रीयता से अधिक महत्वपूर्ण है, मानवीय दर्शन है जो जीवन को और ज्यादा संतुलित बनाता है। योग विश्व को भारत की अप्रतिम भेंट है जिस पर पूरी मानवता का अधिकार है। योग धर्म, जाति, क्षेत्र, राष्ट्रीयता के संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवीय दर्शन है जो मन, शरीर और परमात्मा को जोड़ता है, जीवन को अधिक संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण बनाते हैं। योगा इज नॉट रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन. Yoga is for our wellness. Yoga is both physical and mental. Yoga gives us peace. Peace is required for progress. If you have tension, you cannot pay attention and have retention of your ideas. That's why yoga is very useful. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का भारतीयकरण ही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य रहा है। समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करना होगा। साथ ही मैकाले शिक्षा पद्धति को छोड़ हमें अपने बच्चों को गुलामी की मानसिकता से दूर भारतीय संस्कृति और परंपरा से अवगत कराना होगा, तभी उनका भविष्य उज्जवल होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लंबे समय तक विदेशी शासन की वजह से भारत की सदियों पुरानी प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसलिए सदियों पुरानी शिक्षा प्रणालियों पर फिर से गौर करने और उन्हें वर्तमान समय के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। Our education system, which was influenced by the foreign colonial rule, they made us to think that we are inferior, they are superior. The books that were given to us, the teachings and preachings that were made to us, made all of us diffident. Started feeling that we are inferior and they are superior, that they know everything. And they came here not only to rule us, but also to make us great. This sort of a feeling has been really put into your minds, our minds. This is unfortunate because they were the rulers and their education system, administration, Naukari, all these things were revolved around their education system. That is the basic reason. So now today, after this many years of independence, now on the occasion of 75th year of our independence, we should all resolve that we should totally reject this Macaulay sort of education system, come out of the mindset of that slavery and start revisiting our roots. So आदि काल से, वेद काल से, पुण्य काल से पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला भारतीयता, हमारा संस्कृति, उसको कायम रखना है और हम सब लोग गर्व महसूस करना है, हम भारतीय है, ये भावना हर एक में होना है। कार्यक्रम में राज्यपाल मेजर जनरल गुरमीत सिंह ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रज्ञेश्वर महाकाल में जलाभिषेक किया और परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। पूजन के बाद शौर्य दीवार पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दिल्ली के 7 अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित सरकारी निवास से प्रसादम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह है कि इन प्रसादम रथों में भोजन को पकाने और गर्म करने की भी सुविधा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में सामूहिकता के साथ चलते हुए वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा आने वाले समय में अन्य अस्पतालों के अलावा बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से इस सेवा का विस्तार जल्द ही दिल्ली के अन्य अस्पतालों तक भी किया जाएगा।
हम सब सामूहिकता के साथ चलें, अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन हो, सर्दी के अंदर कंबल हो। ये संस्था लगातार इसी तरीके का सामाजिक सरोकार का काम करती रहती है। अब समय आ गया है कि हमें सबको सामूहिकता के साथ चलकर समाज के अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का, समर्थ लोग असमर्थ लोगों की सेवा करें और ये पुण्य का काम है। ये संस्था लगातार इस तरीके का काम कर रही है। अभी 7 अस्पतालों में शुरू किया है और लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो ये अन्य अस्पतालों के तीरमदार और समाज के जिन जिन क्षेत्रों के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो मजदूर करने अब दूर दराज के प्रदेशों से आता है, अलग अलग हिस्सों से आता है, कई बार मजदूरी मिलती है, कई बार नहीं मजदूरी मिलती, कई मजदूर के बेटे भूखे रह जाते हैं, उसके लिए भी आओ साथ चले संस्था निःशुल्क भोजन कराएगी। आने वाले समय में जैसे जैसे संस्था के लोग जुड़ते जाएंगे, समर्थ लोग जैसे जैसे संस्था को सहयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे ये तमाम दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के अंदर इसी तरीके से लोगों को भोजन कराएंगे। प्रसादम रथ दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल सहित 7 अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को गर्म, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से उनके संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में प्रसादम का लाभ हजारों लोगों को प्रतिदिन मिल रहा है और अब राजधानी दिल्ली में भी लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर योजना का विस्तार करते हुए प्रसादम रथ तैयार किए गए हैं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कई केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने भी श्रद्धांजलि दी। संसदीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान होता है और समितियों के माध्यम से संसद 365 दिन काम करती है। बीते दिनों कई संसदीय समितियों की बैठक संसद भवन परिसर में हुई। संसदीय समितियों की बैठक पर नजर डालें तो 16 मार्च को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक हुई। 16 मार्च को ही रसायन और उर्वरक संबंधी समिति की बैठक हुई। 16 मार्च को ही संचार और सूचना तकनीकी संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 21 मार्च 2022 को विदेश मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। साथ ही सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की भी बैठक हुई। 21 मार्च 2022 को ही कोयला इस्पात और खनन संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 22 मार्च को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति की बैठक हुई। 22 मार्च को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक हुई। 22 मार्च 2022 को ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक हुई। साथ ही सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की बैठक भी संपन्न हुई।